इसके बाद देखिए सबसे बड़ी न्यूज जो बीते 2-3 दिन में हुई है और हमने कवर भी नहीं करी है क्योंकि हमने सेशन नहीं लिया था, तो वो अपन अब कवर करने जा रहे हैं। हमारे देश के क्रिमिनल लॉज में कुछ चेंज किए गए हैं। तो पहली चीज तो हम देखेंगे कि क्या चेंज किए गए हैं, दूसरी चीज इसमें हमारे काम की क्या क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि क्या ये चेंजेस जो हैं वो फायदेमंद हैं या क्यों इसकी नीड पड़ी करने की। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये पुराने वाला आईपीसी का कोई फायदा नहीं है क्या, ऐसा वैसा। देखो पहली चीज तो ये कि अभी ये एक्ट नहीं बने हैं, अभी ये आया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, फिर ये पास होगा, तो प्रोबेबली विंटर सेशन में मे बी हो जाए, बट लेट्स सी कब तक होता है, तो तब ये आपके डायरेक्टली काम का हो जाएगा। बट अभी इसको करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है और काम की चीजें देखनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को आइडिया नहीं है इनका भी ज्यादा। ठीक है, देखो आईपीसी क्या है। आईपीसी है इंडियन पीनल कोड। कब आया था? 1860 में आया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, आईपीसी में क्या चीज ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये हमारे देश के जितने भी क्राइम्स हैं उसको डिफाइन करता है और उसकी पनिशमेंट का प्रावधान देता है कि क्या पनिशमेंट होगी फला क्राइम के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये आपकी है आईपीसी। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी की। सीआरपीसी 1898 में आई थी, ईयर्स याद रखिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी क्या बताती है? ये प्रोसीजर्स बताती है कि पुलिस वाला किसी को अरेस्ट कैसे करेगा, कोर्ट में कब लेके जाएगा, मजिस्ट्रेट कैसे आगे चीजें बढ़ाएगा। तो जितनी भी क्रिमिनल चीजें जो एक्टिविटीज हो रही हैं, एफआईआर फाइल कैसे होगी, तो ये सारे प्रोसीजर्स जो है ना आपको कहां पे मिलने वाले हैं? सीआरपीसी में। आईपीसी पनिशमेंट देता है, डिफाइन करता है क्राइम्स को, सीआरपीसी प्रोवाइड्स प्रोसीजर। और एक और जिसमें अभी चेंज किया गया है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 क्या कहता है? नाम से ही समझ लो, लेमन लैंग्वेज में समझो कि क्या चीज एज ए एविडेंस एक्सेप्ट करी जा सकती है, क्या चीज एज ए एविडेंस नहीं होगी। ठीक है, तो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, विटनेस टेस्टिमनीज एक्सेट्रा। जैसे इसका एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं। सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन है इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे कोई एक्स नाम का बंदा है, उसका किसी ने एक्सीडेंट किया और वो अस्पताल में मरते मरते एक स्टेटमेंट दे जाता है कि भाई मुझे जेड नाम के बंदे ने मरवाने की कोशिश करी है, तो दिस कैन बी एडमिटेड इन अ कोर्ट एज ए एविडेंस अंडर सेक्शन 32 जिसको ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या? डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब ये पहले मैंने आपको बेसिक बताया इन एक्ट्स के बारे में जिसमें चेंज लाया गया है, क्रिमिनल लॉज में जिनमें चेंज लाया गया है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चेंजेस लाया गया है, क्या नाम है बिल का। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। आईपीसी को चेंज किया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 से। ठीक है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आईपीसी को चेंज किया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 से। सीआरपीसी को बदला जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल से। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 से। और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदला जा रहा है भारतीय साक्ष्य बिल 2023 से। ये तीनों नाम आपके हाथों मतलब बिल्कुल पॉइंट्स पे होने चाहिए कि आपको पता होने चाहिए तीनों नाम, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये तो आप समझ जाओगे, साक्ष्य का मतलब भी एविडेंस होता है हिंदी में, मतलब एविडेंस की हिंदी मीनिंग साक्ष्य है, तो एविडेंस वाला तो आप समझ लोगे, एमसीक्यू है लगा जाओगे। बट ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो यहां पे आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने आपको बोला है थोड़ा सा टेक्निक समझ लेना। नायक मूवी जानते हो? नायक मूवी आई थी अनिल कपूर की। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 नायक से कनेक्ट कर लो। नायक मूवी में उसने सारे क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल में डाला था, तो इंडियन पीनल कोड से जान लो। ठीक है, अब ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। देखो एमसीक्यू पेपर में ये बहुत अच्छा होता है कि आपको कुछ लिखना नहीं होता, मन से नहीं लिख के आना है। तो अगर आपको ऑप्शंस सही मिलेंगे आप लगा दोगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कनेक्टेड है। तो इसीलिए है कि थोड़ा ट्रिक टेक्निक्स यूज किया करो, बट इनको याद कर लो। और वैसे भी आपको ये वैसे पूरे नाम से भी याद होने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जब आप लोग लॉ करेंगे ना, तो आज नहीं तो कल ये आना ही है। तो आप लोगों को अब ये पढ़ना है, हम लोगों ने ये पढ़ा है लेकिन आपको ये पढ़ना है, तो यू शुड नो कि इनके नाम क्या है। ठीक है, इसके बाद क्यों ये लाया गया है, इसमें देखो एक चीज और आप लोग नोट कर लेना। आप लोगों ने एक अभी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वायरल हो रही है ना कि पुराने आईपीसी में इतने सेक्शंस थे, नए इसमें इतने हैं,
पुराने सीआरपीसी में इतने थे, नए में इतने हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में इतने थे, अब इतने हैं। वो मैंने इमेज यहाँ पे लगाना भूल गया हूँ, वो आप इसी समय नोट कर लेना इस टॉपिक के अंदर, आपका काम हो जाएगा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में जितना मैं करवा रहा हूं उसके अलावा। शिफ्ट फ्रॉम, अब इसमें क्यों किया गया है, वाई, क्या रीजन पड़ा है? तो पहली चीज तो देखो, हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसको इसलिए लेके आ रहे हैं कि पुराने जो लॉज थे ना, उनका फोकस पनिशमेंट पे था, हमारा फोकस जस्टिस पे है। देखो होता क्या था कि जो विक्टिम था ना, जिसके साथ क्राइम हुआ है, उसको कोई फायदा नहीं होता था, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं होते थे, मतलब उसको जो फाइन मिलता था उसको वो भी कम मिलता था, और मतलब बहुत सारी चीजें जैसे कंपनसेशन, मतलब मैं फाइन बोल रहा हूं, जो देखो सामने वाले से फाइन लेंगे उसको कंपनसेशन करेंगे। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट का ये कि पहले ना पनिशमेंट में फोकस था, बट अब हम जस्टिस पे फोकस कर रहे हैं। दूसरी चीज की देखो, कानून बहुत पुराने हैं, ये ब्रिटिशर्स के जमाने के, आप ऐसे ऐसे कानून देखोगे जिसमें 100 200 रुपए के फाइन है, तो ये आज के हिसाब से नहीं है ना रिलेवेंट, उस समय 100-200 रुपए ज्यादा होते थे, बट अब नहीं है। तो वो सब चेंज करने की जरूरत है। एम्पावरिंग सिटीजन्स, गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि हम सिटीजन्स को एम्पावर कर रहे हैं करके। कुछ कंटेम्प्रेरी लॉ जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती थी, जैसे कि मॉब लिंचिंग और बहुत सारी चीजें जो समय के साथ आए हैं, तो अब उसको भी इंक्लूड करने की जरूरत है। सेडिशन जैसे लॉ की जाने की जरूरत है। सेडिशन की अपनी कहानी है, ब्रिटिशर्स उसको इसलिए लेके आए थे कि वो इंडियंस को तंग कर सके, इंडियंस उनके अगेंस्ट में ना बोल सके। फिर आजादी के बाद भी हम सेडिशन लॉ चला रहे हैं, तो ये एक बहुत अपने आप में एक चिंता का विषय था, तो ये भी यहाँ पे एक रीजन था। ठीक है, इसके बाद इनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इनहेंस की जाए कि भाई चीजें बेटर करी जा सकें, पुलिस वाले रिस्पॉन्सिबल बने। अगर एक फिक्स टाइमलाइन दी जाए कि इतने के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करनी है, इतने के अंदर आपको एफआईआर फाइल करनी है, प्रोसेस प्रॉपर लिखा हो, वरना जो लूप होल्स थे उसका फायदा उठा के पुलिस वाले हैं या फिर और भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो मजे ले आते थे। मॉडर्नाइजिंग प्रोसीजर, आप लोगों ने अगर तलवार मूवी जो है जिसमें इरफान खान ने एक्टिंग करी है, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं मूवी का क्या है, आई थिंक यही होगा, या फिर इसकी अगर आपने कहानी भी पढ़ी होगी पूरी, तो इस पूरी कहानी के अंदर ना एक चीज आपको समझ में आएगी कि वो जो रात थी ना, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, नेक्स्ट डे जब पुलिस वाली आई थी, पुलिस वाले आए थे वहां पे, तो छत के ऊपर, रूफ के ऊपर जो क्रिमिनल था ना, उसके ब्लड सैंपल्स थे पूरे पाइप के ऊपर। पर पुलिस इतनी मॉडर्न नहीं थी उस समय, आप कह सकते हो कि ये नासमझी है उस समय के पुलिस ऑफिसर्स की, उन्होंने ना उसको फॉरेंसिक जांच के लिए टेस्ट ही नहीं कराया, और जब तक वो कराने की सोचते उस दिन बारिश हो गई और वो सारा ब्लड जो है वो धुल गया। तो कहने का मतलब है कि आज तक क्वेश्चन में है कि उसका क्रिमिनल कौन है, किसने वो चीज करी है, अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में उसी दिन पुलिस वो बंदा पकड़ा जाता जिसने वो चीज किया था, अगर वहां पे वो चीज हो जाती। तो फॉरेंसिक चीजों की बहुत जरूरत है, तो मॉडर्नाइजिंग प्रोसीजर करने की बात कर रहे हैं। प्रोमोटिंग फेयर ट्रायल, जैसे कि कोई बंदा भाई क्राइम करके फरार हो गया है, तो अब ये नहीं कि केस बंद हो जाएगा, उसके बिना भी ट्रायल चलेगा, तो ये प्रोमोटिंग फेयर ट्रायल की बात हो रहा है। कन्विक्शन रेट बढ़ाने की बात हो रही है। अमित शाह जी ने कहा है कि हम 98% तक कन्विक्शन रेट लेके जाएंगे, मतलब जल्द से जल्द केस को सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। जनता के मन में ट्रस्ट को रिस्टोर किया करने की पूरी प्रयास किया जा रहा है, ये सब करके। तो ये कुछ कारण है जो गवर्नमेंट ने दिया है। अब फिलहाल ये बिल का क्या है, तो देखो अभी ये बिल आया है, ठीक है, ये बिल अब रेफर हुआ है किसको, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि जजेस हो गए, जनता हो गए, वकील हो गए, और भी लोग हो गए, सबके इनपुट लेगी। इनपुट लेने के बाद जो भी नए सजेशंस आएंगे, वो सजेशंस के साथ गवर्नमेंट को ये भेजा जाएगा, और फिर गवर्नमेंट चाहेगी तब उस बिल को आगे पास करा सकती है, और फिर वो एक्ट बन सकता है, और उसके बाद वो हमारे देश में आ सकता है। इसमें एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा में इसको मतलब पास करने के लिए किस मेजॉरिटी की जरूरत है, तो जवाब है सिंपल मेजॉरिटी। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं मैं। गवर्नमेंट नीड ओनली सिंपल मेजॉरिटी। अब सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, ये थोड़ा गूगल करके नोट कर लेना, वरना किसी और सेशन में मैं आपको बता दूंगा। बट ये सिंपल, देखो ये इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये सब ऑलरेडी हमने किया हुआ है। आपने पॉलिटी भी पढ़ी होगी ना, तो वहां भी आपको बहुत सिंपल से बताते हैं जो कुछ मेजॉरिटीज चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी इज वन ऑफ देम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सिंपल मेजॉरिटी की नीड है लोकसभा एंड राज्यसभा में इस बिल को पास करने के लिए एंड एक्ट बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात, कोई डाउट है आप लोगों को इसमें?
देखो अमित शाह जी ने जब इसको पेश किया तो कुछ बातें कही थी, अमर उजाला की ये पिक्चर है, मैं आपके साथ बता देता हूं। जैसे कि भगोड़ों के खिलाफ सख्त होगा कानून, अपराध स्थल पर फॉरेंसिक टीम का जाना अनिवार्य होगा, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले मौत की सजा का होगा प्रावधान, देशद्रोह कानून होगा निरस्त, एडिशन की बात हो रही है, मॉब लिंचिंग के खिलाफ बनेगा कानून, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के तय समय में मिलेगी मंजूरी। देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर अगर कोई केस करता है ना तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, एक प्रोसेस है, पर उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि अब नहीं होगा ऐसा, एक फिक्स टाइम मिलेगा आपको, उसके अंदर जल्द आपको परमिशन मिल जाएगी। तो ये कुछ बातें यहाँ पे इनके द्वारा कही गई हैं।